नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का राजधानी लाइव में। बात सबसे पहले पंजाब की कर लेते हैं, जहां पर फिलहाल देश में जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भूलवश पाकिस्तान की ओर दागे गए मिसाइल के बारे में आज यानी मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में बयान देने वाले हैं। भारत सरकार ने शुक्रवार को कहा था कि 2 दिन पहले गलती से एक मिसाइल चल गई थी जो पाकिस्तान से गिरी और ये खेदजनक घटना नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी के कारण हुई थी। भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और इसमें एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश भी दिया है। उससे एक दिन पहले पाकिस्तान में कहा गया था कि भारत से छोड़ी गई एक हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई है और पंजाब प्रांत के खानेवाल जिले में मियां चन्नू के पास गिरी है। बयान में कहा गया था कि तकनीकी खराबी के कारण 9 मार्च को नियमित रखरखाव के दौरान दुर्घटनावश एक मिसाइल चल गई थी। भारत सरकार ने दुर्घटनावश मिसाइल चल जाने की घटना को गंभीरता से लिया है और उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने शनिवार को ये बात कही थी कि दुर्घटनावश चलने पर भारत के सरलीकृत स्पष्टीकरण से वो संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान ने इस घटना से संबंधित तथ्यों का सही तरीके से पता लगाने के लिए संयुक्त जांच की मांग की थी। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कहा था कि ये घटना परमाणु वातावरण में दुर्घटनावश या अनधिकृत मिसाइल प्रक्षेपण के खिलाफ सुरक्षा प्रोटोकॉल और तकनीकी सुरक्षा उपायों के संबंध में कई बुनियादी सवाल उठाती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से ये बात सामने आई कि एक मिसाइल जो गलती से जाकर पाकिस्तान में गिरी थी, उस पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदनों में बयान देने वाले हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस मिसाइल की फायरिंग जो चाहे यही एक्सीडेंटल फायरिंग है, पर इसको लेकर स्पष्टीकरण देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी इंटरनेशनल माहौल हम देखें तो काफी गर्माया हुआ है। अगर हम कहें कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, तो ऐसे में कंडीशंस बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाती है और ऐसे में इंडिया पाकिस्तान के बीच हमेशा से एक सेंसिटिव माहौल चलता है और ऐसे में एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग एक बहुत बड़ा इशू बन सकती थी। पर अगर हम कहें कि खुशखबरी ये रही कि एक्सीडेंटल मिसाइल फायर होने के बावजूद भी कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, इसके लिए ऑफकोर्स इसके रीजन अब जरूर तलाशने शुरू कर दिए हैं। इसको लेकर बकायदा आज अगर हम कहेंगे सांसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बकायदा प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन देंगे कि आखिर मिसाइल फायर कैसे हुई। जब तक अब तक जैसी जानकारी आई है कि 9 मार्च को रूटीन मेंटेनेंस के दौरान, अगर हम कहें जैसे लगातार सारे वेपन्स हैं उनको रूटीन मेंटेन किया जाता है, मेंटेनेंस के दौरान एक एक्सीडेंटल फायर हुआ था। एक्सीडेंटल फायर इस बात से भी क्लियर हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि मिसाइल की कहीं किसी स्पेसिफिक एरिया में टारगेट नहीं की गई थी और ना ही उससे किसी की जान माल का नुकसान हुआ है। तो ये चीज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जरूर की गई थी। पर हाँ, हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जरूर इसके ऊपर सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक मिसाइल, वो भी एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल, क्योंकि हम जैसे बात करें उनके सीधे तौर पर कहने न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल एक जंग के माहौल में, क्योंकि हम इंटरनेशनल देखते हैं तो माहौल जंग का बना हुआ इंटरनेशनली, तो उसमें ऐसे फायर होती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही जा रही है कि कहीं पाकिस्तान में प्रेशर बनाने के लिए एक्सीडेंटल फायर तो नहीं किया गया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने ज्वाइंट कमेटी की मांग की थी कि जिसमें पाकिस्तान के भी अगर हम कहें कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वगैरह इंचार्ज हो, पर उसके लिए अब तक कह सकते हैं कि अभी तक कोई जानकारी वहां से नहीं दी गई है। भारत सरकार की तरफ से बाकायदा ऑफकोर्स ये क्लियर कर दिया गया कि एक्सीडेंटल फायर का, और आज अगर हम कहें कि दोनों संसद में भी अपनी बात रखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब ये देखना होगा उस रिपोर्ट में क्या सामने आता है, क्योंकि अपनी तरफ से भारत सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि एक्सीडेंटल मिसाइल तो फायर हुई है और इस चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। और इसके लिए हाई लेवल कोर्ट इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है और इसमें एक एक पहलू जांचा जाएगा कि क्या ये टेक्निकल फॉल्ट था या फिर किसी पर्सनल लेवल पे किसी एक अधिकारी की गलती है। वो एक एक चीज को जांचा जाएगा और उसकी शायद आज रिपोर्ट राजनाथ सिंह पेश कर सकते हैं। जी ठीक है। अमित, ये बताइए कि जिस तरीके से ये बताया गया कि दुर्घटनावश गलती से ये इसका परीक्षण किया जा रहा था, करना था, और गलती से उस समय कोई ऐसा हुआ और ये मिसाइल जो है वो चल गई और पाकिस्तान में जाकर गिरी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि गनीमत ये रही कि इसमें कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं था, किसी भी तरीके से कोई अन्य जो चीजें होती है वो इसमें नहीं थी, जिसकी वजह से वहां पर कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।
जी बिल्कुल, देखिए अगर ये चीज स्पेसिफाई कर दी गई है, बोल रहे हैं कि रूटीन मेंटेनेंस के दौरान, अगर हम कह सकते हैं कि मिसाइल्स रेगुलरली, जो हमारे आर्सेनल्स है, जो हमारे वेपन्स हैं, हम्म। मिसाइल्स हो गई, शिप्स हो गई, उनको रेगुलरली चेक किया जाता है, उनको प्राइम किया जाता है, पर फायर नहीं किया जाता, रेगुलर मेंटेनेंस चलती है। उसी मेंटेनेंस के दौरान, जैसे आपको जानकारी दी जा रही है कि एक मेंटेनेंस स्टेप के दौरान एक टेक्निकल ग्लिच, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच के चलते मिसाइल फायर हो गई थी। अब हम्म। ये चेक कर रहा हूँ टेक्निकल ग्लिच आया कहाँ से, क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस मैटर बन सकता है कि अभी अगर हम कंसिडर करते हैं तो एक काफी पीसफुल माहौल ऑल ओवर हम कह सकते हैं हमारे नेबर्स के साथ चल रहा है। टेक्निकली ऑफ कोर्स फायरिंग होती रहती है, पर उस वॉर स्टेट्स नहीं है, वॉर की सिचुएशन नहीं बनी। पर अगर यहीं पे मिसाइल फायर हो जाती है, अगर मिसाइल प्राइम होती, मिसाइल में अगर हम कहते हैं एक्सप्लोसिव होता और पाकिस्तान में कोई बड़ा धमाका होता, तो उससे अगर हम कहें कि सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ सकती थी। तो ऐसे में भारत सरकार ने इस चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया है। उस टेक्निकल ग्लिच के रीजन को भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि वो टेक्निकल ग्लिच क्या था, क्या वो एक सॉफ्टवेयर ग्लिच था, किसी ने हैकिंग की कोशिश की थी, या फिर एक अगर हम कहें जेन्युइन टेक्निकल ग्लिच था। तो उन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के ये मेजर स्टेप उठाए जाएंगे और उसके बाद हर जो पॉसिबल स्टेप हो सकते हैं वो चीज अगर हम कहें कि कोशिश की जाएगी। हम्म। ठीक है। और इसके साथ जो बयान दिया गया है उसमें ये भी कहा गया कि ये जांच का विषय है कि किसी एक अधिकारी कर्मचारी की गलती है या फिर पूरा जो टेक्निकल फॉल्ट यहाँ पर है। अगर किसी एक अधिकारी की गलती होती है तो किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, और अगर टेक्निकल फॉल्ट है तो किस तरीके से इस पर जांच होगी? देखिए टेक्निकल फॉल्ट के जैसे जो स्टेटमेंट दिया गया रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब तक, ये एग्जैक्टली उनकी तरफ से स्टेटमेंट है, एक टेक्निकल ग्लिच और एक टेक्निकल फॉल्ट की तरफ कारण ये मिसाइल फायर हुई थी। पर अगर किसी अधिकारी या फिर हम कहें किसी पर्सनल के कारण ये मिसाइल फायर हुई थी, तो बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा इसको। अगर हम कहें कि इस सिचुएशन हमें फिर ऑलमोस्ट वर्ल्ड की consider करनी पड़ेगी कि वी आर करंटली नॉट एट वॉर विद एनी स्टेट, एनी कंट्री, और अगर इस दौरान अगर हम किसी भी कंट्री के ऊपर मिसाइल फायर करते हैं तो इसे एक्ट ऑफ वॉर लिया जा सकता है। और जैसा आपको पता है कि भारत शुरू से ही डिफेंस में भरोसा रखता है, हम हमेशा रक्षा करते हैं, हम किसी पे हमला नहीं करते, और ऐसे में इसे एक बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जा सकता है, क्योंकि इसे अगर इसमें किसी अगर हम कहें किसी व्यक्ति विशेष के कारण जिसने हम ये अटैक हुआ है या फिर मिसाइल फायर हुई है, तो उसके ऊपर अगर हम कहें कि दूसरी कंट्री वॉर स्टार्ट करने के ब्लेम लगा सकती है। तो हम्म। ऐसे में बहुत ज्यादा ठीक जरूरी है हो अमित, जाता आप है बने रहिए कि हमारे साथ, आपसे जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ जिंदाबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अमित का। ज्यादा जानकारी के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो है वो आज दोनों सदनों में बयान देने जा रहे हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आपने ये बात कही, और ये बात वाजिब भी है कि भारत पहले किसी पर हमला नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो मिसाइल चली वो गलती से ही चली होगी। लेकिन अब व्यक्ति विशेष का इसमें हाथ है या फिर टेक्निकल इशू, ये जांच का विषय है। और इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी के आदेश दिए गए थे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कब तक जो है वो अपनी रिपोर्ट देगी? देखिए ये इंटरनल स्टेप्स होंगे। अगर हम कहें कि हाई लेवल जो कोर्ट इंक्वायरी बैठाई गई है वो अगर हम कहें इंटरनली फाइल सबमिट करेगी, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि शायद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आ चुकी है और शायद वो संसद में आज पेश करें।
पर एक एक पहलू की जांच की जाएगी। देखिए ये 2 देशों से जुड़ा हुआ मसला है, तो इसमें हर एक पहलू जांचा जाएगा। अभी तक जैसे हम क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था, उस स्टेटमेंट में उन्होंने जो बात कही थी कि एक टेक्निकल ग्लिच, एक टेक्निकल फॉल्ट पे चल रही है हमला। अगर हम कहें कि मिसाइल फायर हुई थी, हमला भी नहीं कह सकते, मिसाइल फायर हुई थी और मिसाइल जाके पाकिस्तान एयर स्पेस में क्रॉस करके पाकिस्तान में जाके गिर गई। तो उसके बाद हम कहें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इसको लेके भारत सरकार ने बकायदा एक माफी मांगी है और बकायदा उनका है कि अफसोस भी है कि मिसाइल गलती से फायर होकर उनके एयर स्पेस में गई और उनके एरिया में जाके गिरी, पर एक टेक्निकल ग्लिच है और इसे किसी और तरीके से ना देखा जाए। इसको लेके बकायदा आज स्टेटमेंट अगर हम कहेंगे हमारे रक्षा मंत्री देंगे और उसमें हर एक पहलू क्लियर किया जाएगा कि कौन सा टेक्निकल फॉल्ट था, किस रीजन से हुई, क्या लापरवाही थी नहीं थी या फिर सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ गया। क्योंकि रूटीन मेंटेनेंस के दौरान इन्हीं चीजों की जांच किया जाता है कि कोई मिसाइल एक्सीडेंटली फायर तो नहीं हो जाएगी। रूटीन मेंटेनेंस इन्हीं चीजों की होता है कि मिसाइल की कंडीशंस, हमारे डिफेंस की कंडीशंस की जांच की जा सके, किन किन जगह पे हमारे डिफेंस कमजोर है उनको सुधार करने की जरूरत है। उन सभी पहलुओं की जांच होती है रूटीन मेंटेनेंस के दौरान। शायद उसी में से कोई एक टेक्निकल ग्लिच नोटिस हुआ और वो शायद नोटिस होने से पहले, अगर हम कह सकते हैं कि जब वो नोटिस हुआ तो शायद उसको ठीक होने से पहले ही उसका असर पड़ गया। पर अब ये रिपोर्ट में ही क्लियर होगा या फिर हम कहें जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जो स्टेटमेंट देंगे उसमें हमें कुछ और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी कि आखिर मेन इश्यूज क्या थे इस मिसाइल फायर होने के। ठीक है अमित, और देखिए जिस तरीके से ये मिसाइल भारत ने अपना बयान दिया कि दुर्भाग्यवश हुई, दुर्घटनावश हुई, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी अब अलग तरीके से बयानबाजी करता नजर आ रहा है। क्या ये मान लिया जाए कि इस मुद्दे को पूरे तरीके से तूल देने की कोशिश की जा रही है दोनों देशों द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि अभी इंटरनेशनल माहौल काफी ज्यादा सेंसिटिव है। यूक्रेन और रशिया के वॉर के चलते सभी बॉर्डर स्टेट्स, किसी भी चाहे बड़ा और छोटे देश के बीच बॉर्डर है, वहां पर टेंशन है और ऐसे में मिसाइल फायर काफी ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। इस चीज को अगर हम इंटरनेशनल लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं इसको और ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया ऑलरेडी क्लियर कर चुका है कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट था और ना ही प्लान कुछ था। क्योंकि देखिए अगर ये प्लान होता तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल होता है कि एक्सप्लोसिव होते हैं मिसाइल कहीं ऐसे एरिया में टारगेट करती जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे जान मान का नुकसान होता है, तो कई चीजें हो सकती थी। पर ऑफ कोर्स इंटरनेशनल प्रेशर जरूर इंडिया के ऊपर बिल्डअप करने की जा रही है चाइना और पाकिस्तान की तरफ से, ताकि और ज्यादा हो। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा ज्वाइंट छानबीन, एक ज्वाइंट रिपोर्ट बनाने की मांग की गई थी कि एक ज्वाइंट कमेटी तैयार हो जो मिलके सब कुछ छानबीन करे। पर ऑफ कोर्स इंडिया ऐसा अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड मैटर है और कई ऐसे हमारे सीक्रेट पैनल्स होते हैं, जो हमारी डिफेंस की चीजें होती हैं वो किसी और देश को डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। तो ऐसे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा और अगर हम कहें कि खुद इंडिया की सिक्योरिटी देखते हैं पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए। तो प्रेशर डालने के हम कोशिश करेंगे कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर इंडिया को, ताकि इंडिया जल्द से जल्द रिस्पॉन्स दे। पर ऑफ कोर्स इंडिया की तरफ से पहले रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक एक्सीडेंटल फायरिंग है, पर इन डेप्थ रिपोर्ट जल्दी ही शायद आज पेश हो जाएगी या फिर एटलीस्ट इसके ऊपर कुछ और जो इस इंसिडेंट के ऊपर थोड़ी और रोशनी आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर डाल सकते हैं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीति लगातार गरमाती जा रही है और आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने इस प्रदर्शन को ज्यादा हावी नहीं होने दिया। पहले से ही दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग की हुई थी और इस प्रदर्शन को नाम दिया गया था बीजेपी ने एमसीडी चुनाव करवाया रद्द, हार के डर से भागी बीजेपी। प्रदर्शन में मुख्य तौर पर गोपाल राय और आतिशी शामिल रहे। वहीं प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की भरपूर कोशिश भी की। जो कि कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़े उन पर भी पुलिस के द्वारा उनको वहां से उतारकर फेंका गया। देखिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने की प्रथा बहुत पुरानी है हमारे देश में और ये प्रथा एज इट इज चलती रहनी चाहिए। अगर लोकतंत्र पर खतरा है क्योंकि सीधा सीधा ऐसा अगर चुनाव की तारीखें तय करने के लिए आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ऑल ऑफ सडन 1 घंटे पहले आपके पास कोई चिट्ठी आती है, ये चिट्ठी 1 महीना पहले भी आ सकती थी, ये चिट्ठी 10 महीने पहले भी आ सकती थी। सीधी मंशा दिख रही है इसमें बीजेपी की, क्योंकि आप लोग एमसीडी हार रहे हो, बीजेपी एमसीडी बहुत बुरी तरीके से हार रही है। उसके
वांदे पड़ रहे हैं कि उसे 10 सीटें 5 सीटें भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिर्फ यही एक कारण है कि वो चुनाव आगे बढ़वाना चाहते हैं और ये ढूंढना फैसला कर रहे हैं एमसीडी को एक करने का। सिर्फ एक करने का मुद्दा नहीं है, यहाँ पर भाजपा की तरफ से एक और आरोप लगाया गया था जिसके अंदर 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने निगम को नहीं दिया। ये असली मुद्दा बताया था आपके हिसाब से। एक बताओ ना, एक बात बताओ, वही मैंने आपको बोला, ये सारे मुद्दे आपको आज क्यों याद आ रहे हैं जब चुनाव आपके सर पे खड़ा है? आपको तब क्यों नहीं याद आते? आप कह रही हैं कि सारे मुद्दे अभी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने पिछले 6 महीने सालों पहले से 13,000 करोड़ का मुद्दा उठाते तो रहे। सर उसी टाइम पे आप तीनों एमसीडीज को मर्ज करने का और 13,000 करोड़ रुपए 13,000 करोड़ आप अब तो ले नहीं सकते। अब तो आसान की जब आपका टर्म खत्म हो चुका है, अब आपका टर्म खत्म हो चुका है। आपके पार्षदों ने पिछले 15 साल में जितनी लूट मचानी थी, जितनी गंदगी मचानी थी पूरी दिल्ली में, वो मचा चुके हैं। अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, तो आप ये गंदी राजनीति करना है क्योंकि आपको पता है कि अब आप एमसीडी का चुनाव नहीं जीत रहे हैं। भाजपा की तरफ से एक और कहा जा रहा है कि वो वार्डों को कम किया जाएगा। क्या आपकी तरफ से लगता है कि वो वार्डों को कम करना ठीक है? आप वार्ड को कम कर लीजिए, ज्यादा कर लीजिए, मैं आपको इस बात से आश्वस्त कर सकती हूँ कि भाजपा दोबारा एमसीडी में दिल्ली में नहीं आ रही है। पूर्ण बहुमत के साथ इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार। आरोप लगा नहीं रहे, सच्चाई है। जमीनी सर्वे करा के दिखा दो ना। आज भाजपा में इतनी ताकत है, हर बच्चे के मुंह पे लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी निगम में आनी चाहिए, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार खुलासा होने लग रहे हैं रोजाना। पहले कहते थे कह लगे जी पुराने हमारे निगम जो है निगम पार्षद है भ्रष्ट है, नए लाओ, नए उनके भी बाप निकले। तो अब सरासरी डर है उन्हें, बिल्कुल 100% डर है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पैसा नहीं दिया गया है निगम का 13,000 करोड़ रुपए, और यहाँ तक कि वार्डों की कमी करने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में सच्चाई कितनी है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अब याद आई है उन्हें पैसे की, वो इतने 15 सालों से लूट के खा रहे हैं, उन्हें अपने वो याद नहीं आए कि भाई पूरा जैसा चांदनी चौक है पूरा बेच खाया है इन्होंने। हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांके भाजपा ही। भाजपा की तरफ से लगातार आरोप लगे हैं कि चांदनी चौक जो इलाके के अंदर, वार्ड के अंदर, विधानसभा के अंदर लगातार भ्रष्टाचार हुआ है। आप खुद चांदनी चौक की हैं, तो आप ये बताइए सच्चाई क्या है? किसी भी विधायक पे एक भी मुद्दा वो भ्रष्टाचार दिखा दो, और मैं हूँ ना चैलेंज करके कहती हूँ सुरेखा गुप्ता का और इसका रवि कप्तान का कि मैं ITR लगाऊंगी और खुलासा करके दिखाऊंगी कि इन्होंने कितना लूटा है। ITI लगा के दिखाऊंगी मैं, और इन्हें दिखाऊंगी मैं कि तुमने कितना करा है भ्रष्टाचार। सुरेखा गुप्ता जो है ना नोएडा भाग गई डर की वजह से। हाँ। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात दिल्ली की कर रहे थे, जहां पर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी है और प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ कर रही है और एमसीडी चुनावों को टालने का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। राजीव, फिलहाल कल प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ने पूरे तरीके से सड़कों पर, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल भाजपा को घेरने की कोशिश कर रखी है और यहाँ तक कि रणनीति भी बनाई हुई है। और कल जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, भाजपा मुख्यालय का घेराव भी किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो लगातार कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन था वो काफी उग्र था। और लगातार इसके अंदर महिलाएं की बात करें या फिर पुरुषों की बात करें, दोनों ही तरफों से भाजपा को घेरने की कोशिश की थी और बार बार यही आरोप लगाया जा रहा था कि भाजपा जो है हार की वजह से चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर कह सकते हैं चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और सवाल खड़ा किया गया है कि जिस तरीके से निगम के अंदर भ्रष्टाचार किया गया है और तीनों निगमों को एक करने की कोशिश की गई है, तो वो पहले क्यों नहीं की गई है, क्योंकि चुनाव के समय ही क्यों किया जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया था और उस प्रदर्शन को कहीं ना कहीं अध्यक्ष जो दे रहे थे वो गोपाल राय दे रहे थे, आतिशी दे रहे थे और लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की गई थी। और यही कोशिश जो है वो आने वाले दिनों के अंदर भी लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी रहेगी। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों के अंदर लगातार भाजपा को घेरने के लिए प्रदर्शन या फिर कहे सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो वो उतर सकते हैं। जी, एक घोटाले का मामला भी उजागर इसके बीच हो रहा है राजीव। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा को घेरने के साथ साथ घोटाले के लिए भी कहा गया क्या कि निगम के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं बड़े बड़े घोटाले किए गए, पार्कों को अपने ही लोगों को दिया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है और यहाँ तक कि दिल्ली नगर निगम के जितने भी स्कूल थे उनको लगभग बंद करने की कोशिश की गई है। और कल जो कह सकते हैं कश्मीरी गेट इलाके के अंदर एक बिल्डिंग गिरी थी जो 7 मंजिल बताई जा रही थी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं 3 लोगों की मरने की आशंका बताई गई है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो एमसीडी जी जो है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं भगत कर इसको इलीगल तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो आरोप है वो भाजपा के ऊपर पहले भी लगते नजर आए हैं और लगातार अब भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की गई है। और भाजपा के पास भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ 2 मुद्दे बने हुए हैं, जिसके अंदर पहला है शराब का आबकारी नीति को लेकर और दूसरा जो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल ये कहती नजर आ रही है कि दिल्ली को जिस तरीके से रोल मॉडल के तौर पर रखा गया और पंजाब के अंदर जीत हासिल की गई, तो एमसीडी के अंदर भी कहीं ना कहीं उनकी ही जीत होने वाली है। इसीलिए चुनावों को टालने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा। और जो भ्रष्टाचार है शायद उनकी जो कलई खुलने वाली है, इसकी वजह से डर लगा हुआ है भाजपा को। जी, लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी जो है उसके बात तो बिल्कुल जायज सी लग रही है ना, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब चुनावों का ऐलान होना है उससे आधे घंटे पहले आप ये कह रहे हैं कि आप तीनों एमसीडी जो है उसको मर्ज करेंगे, लेकिन ये जो निर्णय है वो पहले भी लिया जा सकता था, चुनावों के जो ऐलान होना है उससे मात्र आधे घंटे पहले। देख, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कह सकते तीनों नगर निगमों को एक करने की बात की गई है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं स्वाति कह सकते हैं जो कह सकते हैं भाजपा की जो बड़ी नेता है स्मृति ईरानी, उन्होंने जिस तरीके से प्रेस वार्ता की गई और उसके अंदर कहा गया कि तीनों नगर निगमों को एक किया जाएगा, इसीलिए चुनावों को टाला गया। मगर ये काम जो है वो पहले भी किया जा सकता था, क्योंकि लगातार 15 साल जो है वो भाजपा का निगम के अंदर रही है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों नगर निगमों को पहले भी एक किया जा सकता था। मगर इसी आवाज को आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं सवाल पूछती नजर आ रही है कि पहले आपने तीनों नगर निगमों को एक क्यों नहीं किया गया और चुनाव से ठीक जब घोषणा होनी थी उससे आधे घंटे पहले ही इस तरीके के बयान दिए जाते हैं और इस तरीके की चुनाव आयोग को दबाव बनाया जाता है कि तीनों नगर निगमों को एक किया जाएगा, इस वजह से चुनाव टाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को शायद हार का डर लगा हुआ है, इसी की वजह से कह सकते हैं चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनाया गया। जी, ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हूँ। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ
ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖੜ੍ਹ ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं, बात मुंबई की कर लेते हैं, जहां पर महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो लगातार अब बीजेपी पर तंज कस रही है। और महाविकास आघाड़ी सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि बैलेट पेपर पर ही इस बार चुनाव हो। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की मांग है कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव यानी महानगर पालिका, जिला परिषद चुनाव का मतदान कर्नाटक के तर्ज पर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर हो। गौरतलब हो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार अपने बयान में कहा था कि बीजेपी उपचुनाव तो हार जाती है लेकिन विधानसभा चुनाव जीत जाती है। अगर बीजेपी को अपने आप पर भरोसा है तो एक बार सिर्फ बैलेट पेपर पर चुनाव करके दिखाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर पर कराने की मांग को लेकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हाथ उठाकर चुनाव कराए जाने पर भी पूरे देश में मोदी ही जीतेंगे। नहीं, मैंने ये डिमांड रखी है कि यहाँ के जो स्थानिक स्वराज्य संस्था है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपैलिटीज़ है, इनके सभी के चुनाव ये कर्नाटक ने जैसे किए थे उसी आधार पे बैलेट पेपर पे किए गए। आपने इलेक्शन कमीशन को इस मामले में? मैंने इलेक्शन कमीशन को इस मामले में खत नहीं लिखा है। मैंने मेरी भूमिका अब रखी है। मैं पहले कैबिनेट में बात करूंगा, बाद में देखते निर्णय क्या होता है। 5 राज्यों के जो चुनाव आए उसके बाद क्या एक बार फिर याद आ गई? ऐसा है कि ये मेरी जो मांग है एक ज़माने में बीजेपी की मांग थी, तो मैं कोई नई मांग नहीं कर रहा हूँ। लोगों का विश्वास का सवाल है, बस उसी ऊपर में। तो महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री और नेता जो हैं वो लगातार अब मांग कर रहे हैं कि कर्नाटक के तर्ज पर महाराष्ट्र में जो बीएमसी के चुनाव होने हैं वो भी बैलेट पेपर पर हों। और इसी को लेकर उन्होंने बीजेपी को एक चेतावनी दी है। और इस चेतावनी में कहा गया कि अगर आप बैलेट पेपर पर चुनाव करके दिखाएं, अगर आप इतना ही हिम्मत रखते हैं जीतने की, तो बैलेट पेपर पर एक बार आपको चुनाव करवाने चाहिए। और इसी को लेकर बीजेपी जो है वो भी अब हमलावर हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाने की मांग को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हाथ उठाकर भी चुनाव कराया जाए तो भी मोदी जी ही जीतेंगे, क्योंकि उनकी लहर इस समय काफी बनी हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार ये मांग उठ रही है। इससे पहले कर्नाटक में भी बैलेट पेपर पर चुनाव हुए थे और इसी को लेकर अब महाराष्ट्र से भी ये मांग उठ रही है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर इस बार चुनाव कराए जाएं। इसी को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं पर लगातार तंज कसने का सिलसिला भी जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से अब बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने की मांग उठ रही है, क्या कुछ है जानकारी?
सत्यप्रकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये मांग उठ रही है कर्नाटक की तर्ज पर बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग अब महाराष्ट्र में उठने लगी है। इससे पहले आपको बता दें कि अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, कई राज्यों में यहाँ भी कोरोना के चलते बैलेट पेपर पर चुनाव जो है वो कराए गए थे। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात महाराष्ट्र के कर रहे हैं, जहां पर इस बार बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग उठ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल बैलेट पेपर पर चुनाव जो है वो इस बार कराने की मांग की जा रही है। बीएमसी के जो चुनाव है वो की फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए मुस्कान जी, जिस तरह से राज्य के 4 देश के 4 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुआ, अब बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सब जगह जीत हासिल की, उसको लेकर अब कहीं न कहीं जो विरोधी पक्ष खेमा है, मुंबई महानगर पालिका में बने तमाम जो नेता है या महाराष्ट्र सरकार में बने जो नेता है, वो कहीं न कहीं अब चाहते हैं कि जो चुनाव महानगर पालिका का होगा या जिला परिषद का जो चुनाव होगा, उसमें जो है कहीं न कहीं बैलेट पेपर से करवाया जाए, ईवीएम मशीन से नहीं करवाया जाए, उसको लेकर लगातार मांग उठ रही है। ऐसे में एनसीपी के नेता और मंत्री जितेंद्र आवाड ने सीधे तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमने सरकार से गुहार लगाई है, चुनाव आयोग से भी गुहार लगाई है कि इस बार जब मनपा का चुनाव होगा तो उसमें जो है ईवीएम की जगह जो है बैलेट पेपर से करवाया जाए, उसका रिजल्ट जो है कुछ अलग होगा, जिसको लेकर खुद बीजेपी के तमाम नेता अब इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए। ठीक है, बीजेपी के नेताओं के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। लेकिन बैलेट पेपर पर चुनाव अगर होते हैं, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होते हैं तो बीजेपी जीत नहीं पाएगी, लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि कहीं से भी चुनाव करवा लीजिए, मोदी जी ही जीतेंगे, ये कहा है चंद्रकांत पाटिल ने। बिल्कुल मुस्कान जी, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सीधे तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार में बने जितेंद्र आवाड नेता को सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि आप चाहे चुनाव बैलेट पेपर से करवा लीजिए या फिर ईवीएम मशीन से करवा लीजिए या हाथ उठाकर करवा लीजिए, जीतेंगे तो मोदी जी। यानी कि परिस्थितियां जो इस समय है वो कहीं न कहीं मोदी जी के अनुकूल है। ऐसे में किसी भी हालात में आप चुनाव करवा लीजिए, जीत जो है कभी भी मोदी और बीजेपी की होने वाली है। सत्यप्रकाश, देखिए फिलहाल एनसीपी के नेता ने ये मांग उठाई है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, और एनसीपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और उन विधानसभा चुनावों में एनसीपी भी लड़ रही थी वहां से, लेकिन एक भी सीट एनसीपी को वहां पर नहीं मिली है और जमानत भी नहीं बजा पाए हैं कई नेता एनसीपी के, बिल्कुल एक भी सीट नहीं मिली है। तो शायद यही वजह है कि हार का जो डर है वो इस बार एनसीपी को यहाँ सताने लगा है, इस वजह से ये मांग उठ रही है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, क्योंकि जब भी चुनाव में हार होती है तो ईवीएम पर लगातार सवाल उठते हैं। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए कहीं भी जब चुनाव होता है तो विरोधी पक्ष नेता जो है ये अपनी कमियां ढूंढने, लोगों की कमियां ढूंढने लगते हैं। ऐसे में एक बार फिर से अब मुंबई महानगर पालिका में चुनाव होने वाला है, उसको लेकर कहीं न कहीं विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष को यह डर भी सता रहा है कहीं बीजेपी उन 4 राज्यों की तरह मुंबई महानगर पालिका में भी कब्जा न जमा ले, उसको लेकर कहीं न कहीं तमाम तरह की रणनीतियां अपनाई जा रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे में सरकार में बने तमाम मंत्री, आज फिर एक नया ट्वीट आया है जिसमें शिवसेना के विधायक सुनील प्रभु ने भी कहा है कि इस बार चुनाव जो है चुनाव आयोग को
बैलेट पेपर करवाना चाहिए, बल्कि ईवीएम मशीन पर नहीं, क्योंकि कर्नाटक पैटर्न में जिस तरह से ईवीएम बैलेट पेपर पर चुनाव करवाया गया उसका रिजल्ट अलग होगा। और ऐसे में एक और बड़ा सवाल शिवसेना खड़ा कर रही है कि जब उपचुनाव होता है उसमें बीजेपी की हार हो जाती है, लेकिन जब मुख्य चुनाव होता है ऐसे में बीजेपी जीत जाती है। तो जाहिर तौर पर अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाता तो जाहिर तौर पर इसका रिजल्ट जो है बिल्कुल अलग हो। ठीक है, ये शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार का कहना है कि रिजल्ट अलग होता। फिलहाल क्या चुनाव आयोग की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, चुनाव आयोग हमेशा जो है कोर्टाधीन रहता है, कोर्ट के अधीन चलता है। ऐसे में अगर कोर्ट ये कहती है कि जब पूरे देश में ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव हो रहा है, ऐसे में कोर्ट में भी कहा गया कि ईवीएम मशीन में अगर किसी तरह की त्रुटि है, गलतियां हैं या इस तरह की धांधली है तो आप लोगों के सामने लाओ, उसका उजागर करो, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल ईवीएम मशीन को लेकर कोई अब तक की धांधली सामने नहीं आई है। हालांकि आचारों विचारों में और लोगों की बातों विवादों में ये बात बिल्कुल सामने आई है कि जब ईवीएम के द्वारा वोटिंग की जाती है, इस दौरान कोई भी बटन दबाओ तो बीजेपी को वोट जाता है, लेकिन इस बात की अब तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी। लिहाजा चुनाव आयोग ने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि अगर कोई गलतियां इस तरह की पाई जाती है तो उसे प्रूफ किया जाए, उसके बाद इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इसी को लेकर लगातार अब जो है विपक्ष हमलावर है। विपक्ष की यह पूरी कोशिश है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो कहीं न कहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए। विपक्ष की ये पूरी कोशिश है। और देखिए, दिल्ली में भी फिलहाल एनसीडी के चुनाव है, वहां पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है बीजेपी के खिलाफ। और मुंबई की बात करें तो यहाँ पर शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार बीजेपी के खिलाफ हो रही है। बीजेपी को यहाँ पर कहीं ना कहीं खिलाफत और बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब चुनाव के आंकड़े आते हैं तो लोगों का मंथन शुरू हो जाता है। ऐसे में वोट परसेंटेज बीजेपी के घटे हुए हैं, लेकिन सीटें जो है कहीं न कहीं पिछली बार की तुलना में कम आई है। जब सीटें कम आई है, वोट परसेंटेज घटे हुए, तो बीजेपी की इतनी बड़ी संख्या में जीत कैसे हो सकती है, इस पर लोगों का मंथन है। तो लोगों को कहीं न कहीं आंकड़े देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है बीजेपी जहां जहां चाहती थी वहां वहां उसकी जीत हुई है, जहां जहां उसे अपने कैंडिडेट को हरवाना था वहां वहां उसके कैंडिडेट हार गए हैं। तो ये बात कहीं न कहीं ईवीएम मशीन के ऊपर शक जाता है। लिहाजा इसी शक के आधार पर तमाम जो विरोधी पक्ष नेता है या पार्टियां हैं वो बिल्कुल चाहती हैं कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कोशिशें जरूर जारी है, लेकिन हमारा देश जो है कानून न्यायपालिका से चलता है। ऐसे में जब तक न्यायपालिका या कानून व्यवस्था इस पर कोई अमल नहीं करती, तब तक नेताओं के कहने से अचानक इस पे कोई अमल किया नहीं जा सकता। ठीक है, बीएमसी के चुनाव कब से प्रक्रिया इसकी शुरू होनी है, इस बारे में भी जानकारी दें। देखिए मुस्कान जी, बीएमसी का चुनाव 13 फरवरी को आखिरी दिन था जब चुनाव की घोषणा होनी थी, लेकिन जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था बिना ओबीसी आरक्षण के आप लोग चुनाव की तैयारी कीजिए, चुनाव लड़िए, लेकिन मुंबई में महानगर पालिका में बने शिवसेना और बीजेपी दोनों की तरफ से कहा गया कि जब तक ओबीसी चुनाव विधेयक नहीं पारित हो जाता तब तक इस पे हम चुनाव नहीं लड़ सकते। लिहाजा विधानसभा सत्र के दौरान दोनों पार्टियों में मिलकर आपसी सहमति बनाकर ओबीसी विधेयक पारित कर दिया। अब जिस सरकार के पास ओबीसी विधेयक पारित करने की पावर होती है या पारित हो जाता है, उस सरकार को चुनाव को 6 महीने तक आगे पीछे करने की एक पावर मिल जाती है। इसी लिहाज से यह माना जा रहा है कि शिवसेना महाविकास आघाड़ी सरकार अब इस चुनाव को 6 महीना पीछे टाल सकती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से देश के 4 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, उनके कार्यकर्ताओं के हौसले जो है बुलंद है। ऐसे में अगर महानगर पालिका का चुनाव होता है तो जाहिर तौर पर तमाम अन्य पार्टियों के इसको भारी नुकसान हो सकता है। इस लिहाज से भी शिवसेना चाहती है कि चुनाव अभी न करवाया जाए बल्कि 6 महीने बाद चुनाव करवाया जाए, जिसमें शिवसेना की जो तैयारियां हैं और तेजी से और ज्यादा हो सकती है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ इंतजार करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगली खबर को रुख कर लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रशासन विधान परिषद चुनावों की प्रक्रिया में जुट गया है और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि अब प्रशासन विधान परिषद चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में जुटा है। एमएलसी चुनाव के लिए 15 मार्च से नामांकन यानी आज से शुरू होगा और इससे पहले आपको बता दें कि नामांकन कर चुके प्रत्याशियों को भी सहूलियत दी गई है। जिला प्रशासन ने जारी गाइडलाइन की है जिसके अनुरूप तैयारियां शुरू कर दी गई है और नामांकन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एमएलसी के चुनाव यूपी विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब करवाए जा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन भी पूरी तैयारियों में जुट गया है। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जो एमएलसी चुनाव है उनकी तैयारियां पूरे तरीके से शुरू हो गई है और आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यूपी विधानसभा चुनाव जो है वो संपन्न कराने के बाद और प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी और अब एमएलसी चुनाव की तैयारी में लग गई है। 15 मार्च यानी आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इससे पहले जो फरवरी में नामांकन रद्द किया गया उस पर ये कहा जा रहा है कि अब की विचार भी हो सकता है और नामांकन स्थल पर कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और आईएएस अधिकारी को ऑब्जर्वर भी बनाया गया। लगभग 131 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनको कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर के रूप में बनाया गया है और साफ कहा लगभग तैयारियां पूरी, आज नामांकन शुरू हो गया और जल्दी आज माना भारतीय जनता पार्टी भी अपने नामों की घोषणा कर सकती है, अन्य पार्टियां भी कर सकती है कि कौन कौन प्रत्याशी होगा और आयोग द्वारा तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और एमएलसी 2 चरणों में जो चुनाव है उसको 2 चरणों में कराया जाएगा और चुनाव के स्थगित होने से पूर्व जो फरवरी में जिन प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ था उसको कहीं ना कहीं उस पर विचार किया जाएगा और उसके बाद ही जो नामांकन प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं शुरू होगी और जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन भी तैयारी कर दी गई है। तो वहीं साफ कहा जा सकता है के चरणवार संपर्क जितेंद्र से टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एमएलसी चुनावों को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और लगातार जो प्रशासन है वो तैयारियों में जुट गया है और इसी को लेकर अब सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। नामांकन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और तैयारियां भी पूरे तरीके से शुरू कर दी गई है। जितेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, फिलहाल चुनाव जो है वो सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे तरीके से प्रशासन जो है वो सतर्क है और अब दूसरी बार विधानसभा चुनावों में सरकार बनी है बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रशासन की व्यवस्था किस तरीके की रहने वाली है, क्योंकि दूसरी बार की सरकार इस बार योगी राज पार्ट 2 कही जा सकता है। देखिए, योगी राज 2.0 कहा जा सकता है और लगभग 131 अधिकारी आईएएस अधिकारी जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया है एमएलसी चुनाव में। वहीं 15 मार्च से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और 25 मार्च को नामांकन वापसी की तिथि भी तय है और मतदान लगभग 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक
बीच में कराया जाएगा। 2 चरणों में एमएलसी चुनाव कराया जाएगा। कानून व्यवस्था के मामले में तो उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा सशक्त रही है और दोबारा वापसी आई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। तो जाहिर सी बात है कि तैयारियां लगभग पूरा हो गई। जिला प्रशासन से लेकर तमाम जो अधिकारी है वो उनको ड्यूटी, इस पर कहीं ना कहीं नामांकन के बाद एमएलसी चुनाव होगा और सभी पार्टी चाहती है कि उनके ज्यादा से ज्यादा एमएलसी निकल सामने आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की भी सीटें इस बार बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा से ज्यादा एमएलसी बनाकर अपने नेताओं को भेजना चाहती है। तो कहा जरूर जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी आज नामों की घोषणा कर सकती है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी भी तो लगातार उस पर प्रयासरत है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने एमएलसीओ को राज्यसभा जो सांसद होंगे उनको कहीं ना कहीं उतारने का काम किएगा। और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली से 2 दिन बाद लौटे हैं और ये कहा जा रहा है कि संगठन की कल जो बैठक हुई है उसमें कोर कमेटी की उसमें भी तय हो गया है और अब फाइनल लिस्ट भेजी जाएगी जो शीर्ष नेतृत्व है और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व के बाद नामों की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि जो कोर कमेटी की बैठक है वो कोर कमेटी की बैठक भी पूरी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दिल्ली से कुछ नाम मिलाए थे और यहाँ दोनों ही नामों को मिलाया गया है या यूं कहे सहमति जताई गई है और अब फाइनल लिस्ट अब केंद्र को भेजी जाएगी और जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बाद अब जितेंद्र, क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से वापसी की है, पूर्ण बहुमत के साथ वापसी की, क्या एमएलसी चुनावों में भी ऐसे कुछ नजारा देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि 273 सीटें के आसपास है लगभग भारतीय जनता पार्टी की और कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा एमएलसी को वो भेजे, क्योंकि 7 मार्च को एमएलसीओ का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब नई प्रक्रिया शुरू हो गई। 15 मार्च यानी आज से उसकी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ज्यादा से ज्यादा जो नेता है उनको एमएलसी बनाकर भेजेगी, क्योंकि अभी बड़ी लंबी लिस्ट है और उस लंबी लिस्ट के तहत कोशिश की जा रही है कि जो वरिष्ठ नेता हैं और जो जिनसे गठबंधन भी किया गया है उनको कहीं ना कहीं एमएलसी के रूप में शामिल भी किया जाए, क्योंकि अभी कैबिनेट की अभी फिलहाल तैयारी नहीं हुई है। हालांकि नाम फाइनल ये माना जा रहा है कि नाम फाइनल हो चुके हैं। अब देखते हैं कि एमएलसी कितने भारतीय जनता पार्टी बनाती है और कब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण के बाद कब कैबिनेट की घोषणा करेगी। ठीक है, ये देखने वाली बात होगी कि कब तक ये जो एमएलसी के चुनाव है इसमें बीजेपी क्या वाकई विधानसभा चुनावों की तरह प्रचंड बहुमत के साथ आती है या नहीं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कड़े इंतजाम सुरक्षा के चाक चौबंद कर लिए गए हैं और इसी के साथ पूरे तरीके से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी है और आज नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। नामांकन को वापस लेने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। अब देखना होगा कि एमएलसी चुनाव जो बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती आप कह सकते हैं, इसमें किस तरीके से बीजेपी प्रशासन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।